वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास किसके परिप्रेक्ष्य में? तो भारत के परिप्रेक्ष्य में। और उसका पेपर एक जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पेपर एक का मॉडल पेपर हम चर्चा करेंगे। मॉडल पेपर के अंतर्गत 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले जान लीजिए पेपर वन का आपका नाम क्या है। पेपर वन का नाम होता है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब आप बीए में मध्यकालीन इतिहास लेते हैं तो उसमें पहला पेपर आपको मिलता है बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देन सेकंड पेपर आपको मिलता है मित्रों हिस्ट्री ऑफ यूरोप। तो उसमें यूरोप की हिस्ट्री हमको देखनी होती है कब से कब तक, 1453 से मतलब मुख्य रूप से 1453 से 1789 ईस्वी के समयकाल को हम देख लेते हैं। और मॉडर्न मतलब जो अपने यहाँ की जो हिस्ट्री यानी कि जब हम फर्स्ट पेपर देखते हैं यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पेपर वन का नाम है, ठीक है, भारत का राजनीतिक इतिहास। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 यानी जब बाबर आता है और मतलब युद्ध होता है उससे लोधी से और लोधी को हरा देता है, तो उसके बाद से हम देखेंगे। ठीक, तो मतलब वहां तक देखेंगे 1526 तक। कहाँ से? 1206 से। 1206 से मतलब क्या होता है आपका सल्तनत काल की शुरुआत होती है। और वहाँ सल्तनत काल खत्म कहाँ पे होता है जाकर के? तो खत्म होता है आपका वहीं पे जो है वहां से मुगल काल शुरू हो जाता है। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमको मुख्य रूप से इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी मिलेगी, मतलब पेपर वन के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे वंश आए, जैसे गुलाम वंश है आपका। गुलाम वंश के बाद में कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के बाद में मित्रों कौन सा वंश आता है? तो तुगलक वंश के बाद में आपका आता है सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद में आता है लोधी वंश। तो गुलाम वंश की शुरुआत 1206 ईस्वी से हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका था? गौरी का गुलाम हुआ करता था किसी जमाने में। ठीक, तो इन्होंने शुरुआत की थी। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का? तो 1206 ईस्वी में हो गया था। डेट है 24 जून। ठीक है, हो गया था। इसने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाल दी थी। ठीक, तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे गुलाम वंश से संबंधित। गुलाम वंश ये हो गया। उसके बाद में कौन सा वंश आता है? तो गुलाम वंश में और सारे जो है हुए, जैसे इल्तुतमिश हो गए। ठीक है, ये सब हुए हैं। और आगे चल करके रजिया सुल्तान है। और जो है उसी में रजिया सुल्तान के बाद में आप 12 जब देखते हैं बहराम शाह। बहराम शाह के मतलब बाद में देखते हैं। और आगे चल करके बहराम शाह के बाद में आपका नसीरुद्दीन महमूद आता है। नसीरुद्दीन महमूद जो था एक ऐसा शासक हुआ करता था जो टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन एक व्यक्ति था, उसका मंत्री था। उसने क्या किया था? अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था नसीरुद्दीन महमूद के साथ। नसीरुद्दीन महमूद जो है तो मतलब उतना राजनीतिक क्षेत्र में था नहीं, तो बलबन ने अपनी लड़की की शादी कर दी और बाद में राज्य हथिया भी लेता है। ठीक, तुर्क। और उसके बाद में जब बन जाता है तो तुर्क चहलगानी का विनाश कर देता है। तुर्क चहलगानी थी मतलब 40 दल चालीसा जिसको कहते थे। 40 लोग रहते थे, 40 गुलाम सरदारों का संगठन था जो जिसको हम तुर्क चहलगानी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन्होंने सब क्या कर दिया था और बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरुआत की थी। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बात समझिए कि जो सल्तनत काल की शुरुआत होती है 1206 में शुरू होती है, 1526 में ख़त्म होती है। उनमें गुलाम वंश की शुरुआत 1206 ईस्वी में होती है और गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1220 तक चलता है, सॉरी 1290 तक चलता है। 1290 में खिलजी वंश आ जाता है। खिलजी वंश कब तक चलता है? तो 1320 तक चलता है। उसके बाद में आता है मित्रों आपका कौन सा वंश? तो उसके बाद में आता है तुगलक वंश। और तुगलक वंश जो होता है 1320 से स्टार्ट होता है और 1398 तक चलता है। उसके बाद में आपका आता है सैयद वंश और सैयद वंश चलता है 1414 से लेकर के 1451। उसके बाद में लोधी वंश 1451 में आता है, 1526 ईस्वी तक चलता है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। ठीक है, और उसके बाद में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, कब सिंहासन में बैठा गयासुद्दीन तुगलक? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को बैठा था। ठीक, दिल्ली के सिंहासन पर। ध्यान रखेंगे दिल्ली के सभी लोग थे। तो दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ बहरहाल। तो इतनी बात आप जो है विस्तार समझा। और जो है खिलजी वंश का संस्थापक आपको नहीं पता होगा, तो खिलजी वंश का संस्थापक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने खिलजी वंश की शुरुआत की थी, मतलब वंश की स्थापना की थी। और 13 जून 1900 मतलब 1220 ईस्वी को इसने शुरू मतलब स्थापना करी थी। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इससे पहले
प्रश्न पूछा जाता है मध्यकालीन भारत को लेकर के कि मोहम्मद बिन कासिम से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो पहला आक्रमण कब किया था? 712 या 711 ईस्वी के आसपास। ठीक, विजय कब प्राप्त कर ली थी? 712 में। और जब विजय प्राप्त करी थी सिंध पर, तो उस समय राजा कौन था? दाहिर था उस समय का राजा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इतनी बात को। और ध्यान रखेंगे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत पर अरब वासियों ने आक्रमण किया था, उनका क्या उद्देश्य था? तो उनका उद्देश्य था धन और दौलत कमाना, साथ ही साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद में महमूद गजनबी आता है। महमूद गजनबी जो है एक साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है, जिसकी राजधानी जो है मतलब एक ये राज्य का जो है वहाँ पे इसकी राज्य रहता है कहाँ पे? गजनी साम्राज्य का। एक गजनी साम्राज्य का ये मतलब ये राजा रहता है और इसकी राजधानी जो है गजनी रहती है। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पे आता है, भारत में बुला लेता है वो जो इसका क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद में ये आ जाता है यहीं पर जो है बहुत बार लूटता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको विस्तार से आपको नहीं पढ़ना। मोहम्मद गजनबी के बाद फिर आता है आपका गौरी। ठीक है, गौरी के बाद में फिर यही गौरी का गुलाम होता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, और यही गुलाम वंश का शुरुआत कर देता है। बस यहीं से आपको पढ़ना है। आइए अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न इनसे इंपॉर्टेंट हुए जो कि बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि दाएं भाग की रचना किसने की थी? तो दाएं भाग की रचना किसने की थी? प्रश्न देखिए, दाएं भाग की रचना किसने की थी? एकदम मॉडल पेपर है ये 2021 का, एकदम सेम वैसे है मॉडल पेपर। और ध्यान रखेंगे इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपको 2021 की परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे सेम। ठीक, तो दाएं भाग की रचना किसने की थी? तो जीमूत वाहन ने की थी। किसने की थी? जीमूत वाहन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जमात खाना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जमात खाना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। जमात खाना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में परगने के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो परगना होता था मतलब एक क्षेत्र को परगना कहा जाता था। तो उसका जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? उसको हम आमील के नाम से जानते थे। तो सल्तनत काल में यानी दिल्ली सल्तनत में परगने के प्रमुख को हम क्या कहते थे? तो आमील कहा करते थे। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद तुगलक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 23 प्रांत हुआ करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 23 प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 23 थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ध्यान रखेंगे। ठीक, किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक थे उसके संस्थापक। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और जूना खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन के बाद में कौन बैठा था गद्दी पे? मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। तो यही मोहम्मद बिन तुगलक जो हमने बताया इसके जो समय में कौन था? तो 23 जो है राज्य मतलब 23 प्रांत हुआ करते थे उस समय। और कृषि विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने आमीर कोही एक नाम की विभाग की स्थापना करी थी। और अपनी राजधानी इसने जो है देवगिरी में स्थानांतरित करी थी, दौलताबाद से। ठीक, मतलब देवगिरी में स्थानांतरित की थी, दौलताबाद इसका क्या रखा था? नाम रखा था। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी राजा, पागल राजा कहा जाता है। क्योंकि ये जो था मतलब कहते हैं कि जब ये मरा था तो इस जनता से इसको और मतलब इसको जनता से जनता को इसको मतलब जनता को इससे मुक्ति मिली थी और इसको जनता से मुक्ति मिली थी। मतलब हमेशा इसके मतलब राज्य में विद्रोह वगैरह हुआ करते थे। इसी बात पर जो है विद्वान वगैरह लिखते हैं ये सारी जो है कथन को इतिहासकार लिखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 20 मार्च 1351 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें इन सभी से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इन्हीं के समय में इब्न बतूता आया था जो कि मोरक्को का एक यात्री था। ठीक है, कब आया था ये? तो 1333 ईस्वी के आसपास आया था लगभग में। ठीक, कौन? इब्न बतूता, जिसने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? रहला नामक पुस्तक लिखी थी। और ये वही जो है मोहम्मद बिन तुगलक है, बहुत पढ़ा लिखा राजा था। इसको जो है कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था क्या क्या कहा जाता था? इसको स्वप्नशील राजा कहा जाता था, पागल कहा जाता था, रक्त पिपासु कहा जाता था। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। इसको क्या कहा जाता था? स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु। ये क्या था मतलब इसने सोने के सिक्के चल रहे थे पहले। अब इसने सोने के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के मतलब चलवा दिए थे। तो तांबे के सिक्के चलवा दिए थे। अब घरों में सब लोग तांबे का सिक्का छाप छाप करके बैठ गए। ठीक, तो सोने के बराबर उसका मूल्य देता था। तो मतलब एक समय ऐसा है कि बहुत सारे ज़्यादा पैसे हो गए और राज्य में क्या बन गई? भुखमरी फैल गई राज्य में पूरे। ठीक,
तो ये पहले जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने किया था। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा प्रश्न पूछा आता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला शासक कौन था सबसे पहले, तो कौन था, तो यही मोहम्मद बिन तुगलक था। 1329 से 1330 ईस्वी के आप आसपास करता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में प्रशासनिक संरचना किस पद्धति पर आधारित थी। तो सल्तनत काल में प्रशासनिक संरचना जो आधारित थी वो फारसी और अरबी पद्धति पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में सैन्य संगठन आधारित होता था। तो सल्तनत काल में सैन्य संगठन जो आधारित था वो तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था। किस पर, तुर्क और मंगोल। तो तुर्कों की पद्धति और मंगोलों की पद्धति को मिलाकर के पद्धतियां बनाते थे कौन, सल्तनत काल वाले। तो इनकी सैन्य संगठन जो आधारित होता था वो तुर्क और मंगोल पद्धति पर आधारित था। ठीक, ध्यान रखेंगे। जबकि प्रशासनिक संरचना वो फारसी और अरबी पद्धति पर। अगला प्रश्न देखते हैं, वजीर का क्या कार्य होता था। तो सल्तनत काल में जो वजीर होता था उसका क्या कार्य होता था। तो सल्तनत काल में जो वजीर होता था उसका काल होता था कि मतलब कार्य होता था कि सल्तनत की आय एवं व्यय पर क्या करे, नियंत्रण रखे। किस पर, आय और व्यय पर क्या रखे, नियंत्रण रखे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दाग ओ हुलिया क्या है, कि दाग ओ हुलिया प्रणाली के को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था, इसको किस सुल्तान ने बंद किया था। तो प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन बंद किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बंद किया था। किसने बंद किया था भैया, तो फिरोज शाह तुगलक ने बंद किया था इसको। ठीक है, किसने बंद करा था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बंद करा था। किसको, तो फिरोज शाह तुगलक ने किसको बंद करा था, दागो हुलिया। ठीक है, दागो हुलिया मतलब होता है कि मतलब नक्शा बनवा देना, मतलब जैसे कि पहले जो बनाए जाते थे सैनिक वगैरह, तो उनको वेतन देने में आसानी नहीं होती थी। जैसे एक व्यक्ति वेतन लेकर के गया, फिर वही व्यक्ति आकर के वेतन ले लिया, तो पहले हुलिया वगैरह नहीं, से आज आधार कार्ड फोटो वगैरह सब देते हैं, तो पहले ये सब नहीं होता था। तो पहले क्या करने लगे, घोड़ों को दागने की प्रथा, और मनुष्यों की हुलिया यानी सैनिकों की हुलिया बना लेते थे, घोड़ों पर निशान बना देते थे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। इसको बंद किया था किसने, इसको बंद किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या करा था, बंद कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, और फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है तमाम सारे नए नए नगरों को बसाया था, जैसे हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये सारे नगर बसाए थे किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, 300 नए नगरों की स्थापना की थी इसने। प्रश्न पूछा आता है कि किस शासक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो है एक नया सिंचाई कर भी लगाया था, जो उपज का 1/10 होता था। 1/10 का मतलब अगर आप 100 कुंटल गेहूं उपज मतलब आपकी हो रही है, तो 100/10 कर दीजिए। ठीक है, 100/10 यानी कि 10 जो है किलो, मतलब 10 कुंटल गेहूं उस वो राजा लेता था। ठीक, ये प्रथा इसने चलाई थी, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। राजस्व व्यवस्था में के अंतर्गत फिरोज शाह ने क्या किया था, अपने शासन काल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। केवल 4 कर ये लगाता था, वो 4 कर बड़े ही महत्वपूर्ण थे। खराज, ठीक है, लगान, खुम्ज, मतलब खराज का मतलब क्या होता है, युद्ध में लूट का माल, उसके बाद में जजिया और जकात, ये सारे कर लगाता था। ये कौन कौन सा, खराज, खुम्स, जजिया, जकात। तो 4 कर लगाया था, 24 कर इसने हटा दिया था, जो पुराने जमाने में लागू था पहले से ही। ठीक, तो ये किस कौन था, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में अमीरों के एक खास वर्ग अमीर ए सदा ने किस राज्य की स्थापना की थी, तो बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा सुल्तान था जिसने वार्षिक कर के बदले इक्ताओं से बच्चे को, मतलब इक्ताओं से बच्चे को भी स्वीकार कर लेता था। तो इक्ताओं मतलब जब पैसा लेने की बात आती थी तो बच्चों को भी स्वीकार कर लेता था। वो कौन सा राजा था, फिरोज शाह तुगलक। कौन सा था भैया, फिरोज शाह तुगलक ऐसा था। ठीक है, कौन था, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत में भारतीय मुसलमानों को बड़े प्रशासनिक पद मिलने, तो दिल्ली में भारतीय मुसलमानों को बड़े पद मिलने, मतलब मुसलमानों को बड़े पद प्रशासनिक पद मिलने कब प्रारंभ हुए। तो कब प्रारंभ हुए मित्रों, ये कब प्रारंभ हुए, तो जो है खिलजियों के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था, खिलजियों के शासनकाल से। ठीक है, जब खिलजी वंश आया था तो वहीं से प्रारंभ हो गया था। तो खिलजियों के शासनकाल से क्या हुआ था, खिलजियों के शासनकाल से
दिल्ली सल्तनत में भारतीय मुसलमानों को बड़े प्रशासनिक पद पर भी नियुक्त किया जाने लगा था। ठीक, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, कब? 13 जून 1290 ईस्वी को इसने स्थापना करी थी। ठीक, इसका जो है भतीजा था, ठीक है, एवं दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी पर मूवी बनी, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें रणबीर सिंह ने इनकी भूमिका निभाई है। ठीक, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, मतलब दिल्ली का सुल्तान मतलब बना था। ठीक, इसका बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था अली और गुरसास्प। तो प्रश्न पूछा था कि मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो अली या गुरसास्प, तो अली तथा गुरसास्प। ठीक है, ये दो नाम थे इसके। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर और आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कुतुबुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कुतुबुल इस्लाम जो मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मुस्लिम शैली की पहली इमारत कौन सी है? तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद ही क्या है? मुस्लिम शैली की पहली इमारत है। अगला प्रश्न देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के कारक की दूसरी इमारत कौन सी थी? मतलब उसके उनके कार्य में, मतलब जब वो शासन काल उनका चल रहा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक के कारक की दूसरी इमारत कौन सी थी? दूसरी इमारत थी कुतुब मीनार। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अजमेर में कौन सी इमारत है? तो अजमेर में कौन सी इमारत है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो मूलतः एक कवि था, उसने किस वर्ष की अवस्था में, अमीर खुसरो जो था एक मूलतः एक क्या था? कवि था। उसने किस वर्ष की अवस्था में कविता लिखना प्रारंभ किया? तो 8 वर्ष की अवस्था में अमीर खुसरो ने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तबला वगैरह की खोज की थी किसने? ये अमीर खुसरो ने ही। ठीक, खड़ी बोली के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योग्य भूमिका निभाई इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं। 175 ग्रेन के चांदी का टंका चलाने वाले प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो जो 175 ग्रेन के चांदी का टंका चलाने वाला जो प्रथम दिल्ली सुल्तान था, मतलब दिल्ली का सुल्तान था, वो था इल्तुतमिश्र। कौन था? इल्तुतमिश्र। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से अमीर खुसरो की किन रचनाओं में से अलाउद्दीन के पुत्र एवं गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल रानी के प्रेम विवाह का वर्णन मिलता है? तो अंशिका, किसमें? आशिका, आशिका रचना में। अगला प्रश्न देखिए, शाहजहां की सर्वश्रेष्ठ इमारत कौन सी है? तो ताजमहल। इसको कौन नहीं जानता? शाहजहां की सर्वश्रेष्ठ इमारत का नाम क्या है? ताजमहल है। ताजमहल के निर्माण में कुल कितने वर्ष लगे? प्रश्न पूछा जाता है। तो 22 वर्ष लगे थे ताजमहल को बनाने में। कितने वर्ष? 22 वर्ष लगे थे ताजमहल को बनाने में। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और शाहजहां के समय में कौन मुगल सम्राट के समय में, मतलब शाहजहां जब मुगल सम्राट था तो उस समय में कौन सा इतिहासकार था? अब्दुल हमीद लाहौरी था। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी था, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? इब्राहिम लोदी जो है वो गुलाम वंश का नहीं है। कौन नहीं है? तो इब्राहिम लोदी जो है वो गुलाम वंश का नहीं है, ये लोदी वंश का है। इब्राहिम लोदी किस वंश का है? लोदी वंश का है। जबकि बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ये किसके हैं? गुलाम वंश के हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? तो इब्राहिम लोदी ने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। इब्राहिम लोदी का ही चाचा एक बहलोल लोदी, मतलब एक लोदी था, कोई बहलोल लोदी या फिर कोई लोदी था। उसने उसने बाबर को जो है संदेशा भिजवाया था बुलवाने के लिए। तो बाबर को कौन बुलवाया था? इसके चाचा ने बुलवाया था। इसने क्या कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। किसने? इब्राहिम लोदी ने। किसने कहा था भैया? तो इब्राहिम लोदी ने कहा था ये बात। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इब्राहिम लोदी ने ये बात कही थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, आगे कहाँ गया? अगला प्रश्न, लोदी कौन थे? तो लोदी जो थे वो कौन थे भैया? तो लोदी जो थे वो अफगान थे। कौन थे? लोदी अफगान थे। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी है। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी है। और जो जिन्होंने बताया था वो जो है उनके दूसरे दूसरे थे बहलोल लोदी, वो गलती से निकल गया था। बहलोल लोदी जो है इन्होंने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था।
लोधी वंश के संस्थापक थे। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे। ठीक, किस उपाधि से? बहलोल शाह गाजी। तो प्रश्न पूछा था कि बहलोल शाह गाजी की उपाधि लेकर के दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला मतलब शासक कौन था? तो कौन था? तो यही थे बहलोल लोधी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। और किसने? तो दौलत खां लोधी। हाँ, दौलत खां लोधी ने बुलवाया था किसको? बाबर को। दौलत खां लोधी ने बाबर को बुलवाया था। और कौन थे ये? दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा थे एक आलम खां। तो आलम खां और दौलत खां लोधी, इन दोनों ने मिलकर के किसको बुलवाया था? बाबर को न्योता दिया था कि आओ दिल्ली में, ठीक है, इसके ऊपर आक्रमण कर दो, राज्य हम पा जाएंगे। इसलिए बाबर को बुलाया था, और बाबर को जो बुलाया तब मुगल सम्राट पूरा मतलब मुगल साम्राज्य पूरा बन गया। ठीक, ध्यान रखेंगे। पूछा आता है मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी के वजीर ने करवाया था। सिकंदर लोदी के वजीर ने करवाया था। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगला बस देखते हैं, किस वंश ने तुर्की अमीरों को हमेशा के लिए सरकार से अलग कर दिया था? तो किस वंश के तुर्की अमीरों को हमेशा के लिए सरकार से अलग कर दिया था? किस वंश ने? लोदी वंश ने। ठीक, किसने अलग किया था? लोदी वंश ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है कि तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा थी। तो तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित हैं? तो हरिकेल नाटक के। किसके? हरिकेल नाटक के। अगला देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है कहाँ पर? स्थित है अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन कुरान खां कहा जाता था? किसको कुरान खां कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है आपके सामने कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन था। तेमुचिन। ठीक है, तेमुचिन था इसका पूरा नाम, लेकिन सब अपने यहाँ पे तेमुचिन तेमुचिन नहीं बोल पाते थे लोग, तो इसको चंगेज चंगेज कहने लगे हुए। तेमुचिन को चंगेज चंगेज। ठीक है, तो चंगेज खान इसका नाम नहीं था, इसका नाम था तेमुचिन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? तो इसने नियुक्त किया था मातो फजानी को। किसने? मातो फजानी को सूबेदार नियुक्त किया था प्रथम बिहार का। किसने? इल्तुतमिश ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का था? तो गुलाम वंश का कौन था? तो इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का था। अहमद शाह अब्दाली वो फारस मतलब अफगानिस्तान का था। ठीक है, अलाउद्दीन ये खिलजी वंश का था। हुमायूं ये मुगल सम्राट का है, ही वो बाबर का लड़का। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश को कहाँ के खलीफा ने मान्यता प्राप्त करती मतलब मान्यता प्राप्त दी थी? तो मान्यता प्राप्त करवाने के लिए, खलीफा की मान्यता प्राप्त करवाने के लिए बगदाद के खलीफा से, ठीक है, प्राप्त की थी। बगदाद। ठीक है, कहाँ के खलीफा थे? बगदाद की खलीफा। ठीक, ध्यान रखेंगे। किसको मिली थी? तो इल्तुतमिश को। ठीक, इल्तुतमिश। ठीक, ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सिंध में सबसे पहले कौन आया था? तो सिंध में सबसे पहले कौन आया था? सिंध में सबसे पहले आया था मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया था सिंध पर सबसे पहले? मोहम्मद बिन कासिम आया था। 711 या 12 712 ईस्वी के आसपास आया था। ठीक है, ध्यान रखिए 712 ईस्वी के आसपास। अगला प्रश्न देखते हैं, उस समय दाहिर था राजा यहाँ पर सिंध पर। अगला प्रश्न देखते हैं, बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च गिरजाघर का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसका करवाया था? तो गिरजाघर का क्या नाम है? सरधना। उस गिरजाघर का क्या नाम है? सरधना। अगला प्रश्न देखते हैं, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह ने की थी। किसने करी थी? अहमद शाह ने करी थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हो गई थी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। किसकी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्टिक्स। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है किसको? सिक्कों के अध्ययन को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगला प्रश्न देखते हैं, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, और 1206 से क्या शुरू हो जाता है? सल्तनत काल ही से शुरू हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, गौरी का गुलाम था ये, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने? तो अरबों ने सबसे पहले प्रयोग किया था हिंदू शब्द का। ठीक है, किसने किया था? अरबों ने सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? अरबों ने आक्रमण किया था। ठीक है,
और कभी कभी प्रश्न पूछ लिया था कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ध्यान रखेंगे 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलिए, और मक्का कहाँ पर स्थित है, तो सऊदी अरब में स्थित है। ये भी प्रश्न कभी कभी बनता है, मक्का कहाँ पर स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था। इसमें 712 दिखाई नहीं पड़ रहा है, 711 करेक्ट होगा। 711 ईस्वी में जो है आक्रमण हुआ था। इस समय कौन था, दाहिर था वहां का राजा। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई थी, तो 712 ईस्वी में विजय प्राप्त कर लिया था। 711 ईस्वी में आक्रमण, 712 ईस्वी में विजय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात, कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया है। ठीक है, कि सफल रहा है। ठीक है, विजय का प्राप्त करी 712 ईस्वी में करिए। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, आराम शाह को युद्ध में किसने पराजित किया था। तो युद्ध का एक युद्ध हुआ था, युद्ध नामक स्थान पर युद्ध था, तो आराम शाह को युद्ध के युद्ध में पराजित किया था किसने, इल्तुतमिश ने पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आराम शाह कब से कब तक शासन किया था, तो 1210 से 1211 ईस्वी तक शासन किया था किसने, आराम शाह ने। किसने किया था भैया, तो आराम शाह ने शासन कब से कब तक करा था, तो आराम शाह ने शासन किया था 1200 कब से, 1210 से 1211 ईस्वी तक किया था। ठीक है, और एक प्रश्न पूछा था कि ऐबक की मृत्यु कब हो गई थी, तो ऐबक की यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी। तो प्रश्न पूछा था किस क्या खेल रहे थे, वो तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पे दफनाया गया था, तो लाहौर में दफनाया गया था। इन्हीं ऐबक के बाद में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उत्तराधिकारी के रूप में कौन आता है, आराम शाह आता है। और ये 8 महीनों तक केवल शासन करवाता है। उसके बाद में आराम शाह की हत्या कर देता है इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में, और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि आराम शाह के दिल्ली का शासक कौन बना, मतलब आराम शाह के दिल्ली का शासक कौन बना इनके बाद, मतलब आराम शाह के बाद दिल्ली का शासक कौन बना, तो इल्तुतमिश बना था। अगला प्रश्न देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष 1208 ईस्वी में किससे हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष हुआ था 1208 में यलदौज से। किससे, यलदौज से। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने मित्रों, सुल्तान इल्तुतमिश कब से कब तक शासन किया, तो इल्तुतमिश ने कब से कब तक शासन किया था, 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने अकेले शासन किया था। ठीक है, 1211 से 1236 ईस्वी। ठीक है, 1206 से लेकर के कब से कब तक चलता है ये काल गुलाम वंश, तो 1206 से लेकर के 1290 तक चलता है। ठीक, उनमें से 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक किसने, इल्तुतमिश ने शासन किया। इल्तुतमिश के राज्यारोहण के समय पर, मतलब जब इसका राज्याभिषेक हो रहा था, राज्याभिषेक किस आधार पर हुआ था, तो निर्वाचन के आधार पर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश का ऐबक से क्या संबंध था, तो इल्तुतमिश का ऐबक से क्या संबंध था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था कौन, तो ऐबक का दामाद था कौन, इल्तुतमिश। ऐबक का कौन था, दामाद था इल्तुतमिश। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश को ऐबक ने किससे खरीदा था, तो इल्तुतमिश को ऐबक ने किससे खरीदा था, तो ऐबक ने किससे खरीदा था इल्तुतमिश को, तो किससे खरीदा था, जमालुद्दीन से। ठीक है, किससे खरीदा था, जमालुद्दीन से खरीदा था इल्तुतमिश को ऐबक ने। ठीक है, ऐबक ने खरीदा था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था किसको, किसको खरीदा था, तो जमालुद्दीन से खरीदा था इल्तुतमिश को। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुबाचा का दमन इल्तुतमिश ने कब किया था, तो कुबाचा का दमन कब किया था इल्तुतमिश ने, 1225 में किया था। अगला प्रश्न देखिए, इल्तुतमिश ने यलदौज को किस युद्ध में पराजित किया था, तराइन के युद्ध में। ठीक है, तराइन के युद्ध में पराजित किया था किसने, तराइन के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने यलदौज को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है, खलीफा के अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य कब पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य कब पूरा करवाया था,
इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया था 1231 से 1200 जो है 32 ईस्वी के आसपास, 1231 से 1232 ईस्वी के आसपास। पूछा जाता है प्रश्न कि भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को प्राप्त है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्यकालीन राजनीतिक विचारकों द्वारा प्रतिपादित अदल का सिद्धांत क्या व्यक्त करता है। तो अदल का सिद्धांत क्या व्यक्त करता है, न्याय व्यक्त करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, रजिया सुल्तान पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, रजिया सुल्तान जो पुत्री थी वो किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और रजिया सुल्तान की विफलता क्या था, विफलता का तुर्क सामंतों का षड्यंत्र। तुर्क सामंतों के षड्यंत्र के कारण से रजिया सुल्तान का क्या हुआ था, जो है इनका तख्ता पलट हो गया था। किसका, रजिया सुल्तान का। और ये कौन थी, इल्तुतमिश की लड़की थी। कौन, रजिया सुल्तान, जो है भारत की मतलब, या फिर भारत की कौन थी ये, सबसे मतलब पहली महिला। तो पहली महिला शासिका मतलब सुल्तान कौन थी, यही थी इल्तुतमिश की लड़की। क्या नाम था इनका, रजिया सुल्तान। ठीक, रजिया सुल्तान। ठीक, रजिया ने पर्दा प्रथा का भी त्याग कर दिया था, एक समय आया था, और पुरुषों की तरह से एक पहन करके क्या आती थी। तो प्रश्न पूछा था कि रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों की तरह क्या पहन करके आती थी। तो चोगा और कुलाह, चोगा मतलब होता है मित्रों काबा, और कुलाह मतलब होता है टोपी। तो ये पहन करके यह राज दरबार में खुले मुंह से आने लगी थी। इसी को लोग देख नहीं पाए थे। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन यकूत, तो यकूत खां को आमीर अखुर नियुक्त किया था। आमीर अखुर मतलब होता है घोड़े का सरदार। तो इसने घोड़े का सरदार नियुक्त किया था, और इसी से ये प्रेम करती थी। किससे, तो यकूत खां से, यानी मलिक जमालुद्दीन यकूत से प्रेम करती थी। कौन, रजिया सुल्तान। और गैर तुर्कों को सामंत बनाने के कारण से क्या हुआ, रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर क्या हो गए, इनके विरुद्ध खड़े हो गए। मतलब यकूत खान जो था ये अलग का मुसलमान था, मतलब गैर मुसलमान, मतलब इसको बोला सकते हैं कि गैर तुर्क था ये। ठीक है, तो इसको बना दिया था इसने। तो इससे क्या हुए, जो चालीसा दल था, दल चालीसा था, जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, वो नाराज हो गया। और नाराज होने के बाद में क्या हुआ, विरुद्ध होने के बाद में इसने बंदी बना करके दिल्ली की शासन पर किसको बैठा दिया था। तो 40 लोगों ने इनको बंदी बना लिया था। किसको, रजिया सुल्तान को। उसके बाद में गद्दी पर किसको बैठा दिया था, तो गद्दी पर बैठा दिया था बहराम शाह को। ठीक है, बहराम शाह का पूरा नाम क्या था, मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, इनको गद्दी पर बैठा दिया। रजिया की शादी किससे हुई थी, प्रश्न पूछा था, तो अल्तुनिया के साथ हुई थी रजिया की शादी। ठीक, किसके साथ हुई थी, अल्तुनिया के साथ हुई थी। रजिया की हत्या कब कर दी गई थी, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को रजिया की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी, डाकुओं के द्वारा कैथल नामक स्थान के पास कर दी गई थी। बहराम शाह को बंदी बना करके उसकी हत्या भी कर दी गई थी मई 1242 ईस्वी में। ठीक है, 1240 में हत्या हो जाती है रजिया की, 1242 ईस्वी में किसकी हत्या हो जाती है, बहराम शाह की। बहराम शाह के बाद दिल्ली का जो सुल्तान बनता है कौन बनता है, सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है 1242 में। कौन बनता है, सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। बलबन ने सारा षड्यंत्र रचाया था, और बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से भी हटा दिया गया, और नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। नसीरुद्दीन महमूद जो था एक ऐसा सुल्तान हुआ करता था जो टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह करता था। मतलब एकदम से एक प्रकार से लोल था वो, मतलब कि वो बहुत मतलब राजनीतिक चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता था, राजनीतिक चीज़ें नहीं जानता था। इसी का फायदा किसने उठाया, बलबन ने उठाया, और बलबन ने अपनी लड़की का शादी इससे कर दिया था। ठीक है, और बलबन ने क्या कर दिया था, जो दल चालीसा थे, डर लगा रहता था कि कहीं दल चालीसा लोगों को मतलब ये पता ना चल जाए कि ये अपने शिकार में है। तो इसने दल चालीसा को ही समाप्त करवा दिया था। उसके बाद में खुद शासन की मतलब आप गद्दी पर बैठ जाता है बलबन। ठीक है, हाँ, और इसने नवरोज उत्सव प्रारंभ करवाया था। ठीक है, सिजदा पैबोस इसके राज्य में हुआ करता था बलबन के समय में। सिजदा मतलब होता था जैसे कोई व्यक्ति राज्य दरबार में इसके पहुंचता था तो इससे पहले सिर झुकाता था, उसके बाद में जाकर के पैबोस मतलब पैरों पर गिर जाता, मतलब पैर के पास में। ठीक है, तो सिर झुकाना, उसके बाद में पैरों पर गिर जाना। ठीक, तो सिजदा पैबोस इसी को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ग का समर्थन रजिया की शक्ति का मुख्य स्रोत था। तो सेना, अधिकारी, दिल्ली की जनता सभी समर्थन करते थे, लेकिन जो दल चालीसा था वो विरोध कर रहा था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान को खलीफा
से सम्मान सूचक मतलब चोंगा मिला था, मतलब सम्मान सूचक चोंगा मिला था सुल्तान को खलीफा से। अगला देखते हैं, खलीफा कहाँ हुआ करते थे? बलबन। खलीफा जो हुआ करते थे ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था पहले, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य के जो खलीफा हुआ करते थे वही मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। वही बताते थे कि चाहे जहाँ किसी भी देश में अगर कोई मुस्लिम शासक रह रहा है तो खलीफा मतलब सुल्तान होगा या नहीं होगा, ये सारा निर्धारित करते थे खलीफा लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से किस सुल्तान ने अपने दरवाजे पर सबसे पहले आम लोगों की फरियाद के लिए घंटी ताकि जरूरतमंद लोग कभी भी जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सके? तो बलबन ने लगवाया था, ठीक है। घंटी लगवाई थी कहाँ पे? अपने दरवाजे पर आम लोगों की फरियाद के लिए कि हाँ मतलब पहुंचो तो घंटी बजा दो तो पता चल जाए कि हाँ कोई आया है, ठीक। और फिर उसके लिए न्याय वगैरह की व्यवस्था करते थे। अगला देखते हैं, बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया पायबोस क्या था? पायबोस क्या था? सुल्तान के पैरों की चूमने की प्रथा, ठीक है। सिजदा मतलब क्या होता है? सिर झुकाने की प्रथा। पहले आते थे सिर झुकाते थे, पैबोस मतलब उसके चरणों पर गिर जाते थे, गिरने के बाद में क्या करते थे? पैरों को चाटते थे या फिर चूमते थे, जो भी करते थे, जैसे अपने लोगों में होता है ना साक्षात दंडवत, वैसे। अगला प्रश्न देखते हैं, हम अगला प्रश्न है, बलबन का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 1265 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, दास वंश या गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम वंश मतलब अंतिम शासक था कौन? क्यूमर्स था। और क्यूमर्स का पूरा नाम क्या था? कैमुर्स। कैमुर्स या क्यूमर्स, कहीं कहीं पे क्यूमर्स लिखा रहेगा, कहीं पे कैमुर्स लिखा रहेगा, ठीक है। इसका पूरा नाम है मतलब समुद्दीन कैमुर्स। समुद्दीन कैमुर्स इसका नाम था, ये अंतिम शासक था। और इसी के बाद में कौन बनता है? इसी के बाद में आपका खिलजी वंश आता है। गुलाम वंश के शासन को समाप्त हो जाता है, समाप्त कर करके 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली के मतलब गद्दी पर बैठता है, खिलजी वंश की स्थापना करता है, ठीक। ध्यान रखेंगे, इन्होंने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई थी। तो पूछा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसको अपनी राजधानी बनाई थी? तो किलो खरी को बनाई थी। किसने? तो किसने? अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन की हत्या किसने करवा दी थी? जलालुद्दीन की खिलजी की हत्या करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? इनका ही सगा भतीजा था और दामाद भी था, ठीक है। सगा भतीजा और दामाद हुआ करता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। फिर भी मरवा दिया, और मरवाने के बाद में क्या किया जो है, खुद स्वयं गद्दी पर बैठ गया 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। ध्यान रखेंगे, इसके बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसास्प था। इसने क्या किया था? सेना को नगद वेतन देने का प्रारंभ किया था एवं अस्थायी सेना की इसने क्या रखी थी? नींव डाली थी, ठीक। तो ये कौन था? किसके बारे में हमने बताया अभी? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हम तो बीच बीच में मैं जो बता रहा हूँ इनसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने करवाई दी थी और स्वयं बैठा था गद्दी पर। फिर इसकी हत्या किसने कर दी थी? इसके सगे मतलब दामाद था और सगा भतीजा भी था, तो उसने हत्या करवा दी थी। अगला देखते हैं, गुलाम वंश के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई थी? तो गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं खिलजी वंश। अगला देखते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट देखिए। जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने की थी कड़ा में, कड़ा नामक स्थान में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने यह विचार प्रस्तावित किया कि राजस्व को शासित लोगों के स्वैच्छिक समर्थन पर आश्रित रहना चाहिए? ये किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालुद्दीन खिलजी के समय की घटनाएं निम्न में से क्या थी? तो क्या थी भैया? मलिक छज्जू का विद्रोह भी इन्हीं के समय में हुआ था, सुल्तान के प्रति षड्यंत्र और सीधी मौला का षड्यंत्र, ठीक है, इन्हीं के समय। ऊपर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मलिक छज्जू कौन था? तो बलबन का भतीजा था कौन? मलिक छज्जू। मलिक छज्जू कौन था? तो ये बलबन का भतीजा था, ठीक। कौन था ये भैया? तो बलबन का भतीजा था, ठीक। और बलबन कौन था? तो बलबन जो था हमने बता दिया था, इसने सिजदा पैबोस की प्रथा की शुरुआत की थी, इसी का कौन था? भतीजा था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन का जन्म कब हुआ था? तो अलाउद्दीन का जन्म कब हुआ था? 1266 ईस्वी में जन्म हुआ था, 66 ईस्वी में, और 67 मतलब 1266 के से 67 ईस्वी के आसपास जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन जलालुद्दीन के भाई सिहाबुद्दीन का पुत्र था? तो जलालुद्दीन भाई का नाम था क्या? सिहाबुद्दीन।
और उसी उसी का लड़का था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इसको मार दिया था, किसको, जलालुद्दीन को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन अपने चाचा की हत्या करने के बाद शासक बना था, तो शासक कब बना था अपनी चाचा की हत्या करने के बाद में, तो अपनी चाचा की हत्या कर देता है कब, 1296 में करता है, और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। किसको, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को ये सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 22 अक्टूबर। ठीक, 22 अक्टूबर इसमें दिए नहीं है, तो 22 अक्टूबर अगर नहीं दिया है तो आप देख सकते हैं 22 अक्टूबर कब, 1296। ठीक, तो यहाँ पे जुलाई होगा आपका। ठीक है, जुलाई, जुलाई बता दीजिए। ठीक, जबकि एग्जैक्ट जो है वो 12 जो है 22 ऑप्शन में नहीं आया तो उसके समकालीन लगा देंगे। ठीक, तो जून के बाद में जुलाई आती है। ठीक, तो जुलाई के आसपास हम लगा देंगे 1296। ठीक, डेट उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना कि सन होता है, तो सन आपको पता होगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के पिता का क्या नाम था। अलाउद्दीन के पिता का क्या नाम था, सिहाबुद्दीन खिलजी नाम था। किसका, सिहाबुद्दीन खिलजी नाम था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, वह भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट कौन था। अलाउद्दीन के संबंध में यह कथन किसने, मतलब किस साहित्यकार का है। वह भारत का, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कहा है कि वह भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट था अलाउद्दीन खिलजी। ये एस आर शर्मा ने कहा है, ये इतिहासकार है एस आर शर्मा, और ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट था। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत में मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने विजय के लिए भेजा था, यह विजय थी देवगिरी पर विजय थी 1303 में, तेलंगाना पर विजय 1308 में, होयसल राज्य की विजय 1310 ईस्वी में। इसने क्या किया था, इसने जाकर के देखा कि मतलब दक्षिण में इन्होंने भेज दिया इसको, किसको, तो मलिक काफूर को। मलिक काफूर क्या था, एक हिजड़ा, देखते हैं मूवी में आप लोगों ने हिजड़े को देखा होगा। वो हिजड़ा कौन था, वही मलिक काफूर था जो इसके साथ रहता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो ये गया तो ये देखा कि मतलब उसको समुद्र मिला, तो कहा कि हाँ पूरा जो है जीत लिया हमने, पूरा भारत को इसने जीत लिया। ठीक है, पूरा राज्य में मलिक काफूर। ठीक, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। ठीक, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का क्या कहा जाता है, रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है, अलाई दरवाजा को कहा जाता है। किसको, अलाई दरवाजा को। दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब विभूषित किया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। और जो इसको सिकंदर सानी की उपाधि दी थी, ये मलिक काफूर ने ही आकर के दी थी। जब ये गया दक्षिण विजय पर, तब जब विजय प्राप्त कर ली सब जगह पे, देवगिरी पर, तेलंगाना पर, होयसाल पर, जब सफर विजय प्राप्त कर ली तो आगे समुद्र था, तो इसने सोचा कि पूरी दुनिया जीत गए हम। ठीक है, मलिक काफूर तो आया और कहा कि दूसरे सिकंदर तुम ही हो भैया, तो सिकंदर सानी की उपाधि दे दी। ठीक है इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे अमीर खुसरो ने विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता तथा जनता का चरवाहा कहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने क्या कहा कि ये विश्व के सुल्तान थे, पृथ्वी के शासक थे, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा कहा। किसने, अमीर खुसरो ने कहा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया गया। नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया गया किसके समय पर, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला देखते हैं, दीवाने मुक्त राज का संबंध किससे है, भू राजस्व से है। भू राजस्व मतलब भूमि कर। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन होता था। तो खान जो होते थे उसको क्या कहा था, सल्तनत काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी प्राप्त, मतलब सर्वोच्च सैन्य अधिकारी का क्या प्राप्त था, ख्याति प्राप्त थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन भारत में खिराज किससे संबंधित है। तो मध्यकालीन भारत में जो खिराज है वो भू राजस्व से संबंधित है। खिराज जो है वो भू राजस्व से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब भूमि कर से। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, हक ए सर्ब, तो हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने।
ठीक, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने सिंचाई कर लगवाया था जो कि कैसा था, 1/10 भाग था, मतलब उपज का 1/10, यानी अगर आप जो है, हमने बताया था अभी आपको कि 100 कुंटल उगाते हैं तो उनमें से 10 कुंटल किसका होता था? फिरोज शाह तुगलक का होता था। ठीक है, जजिया लगाने वाला कौन था? ये पहला मुसलमान शासक था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था, प्रश्न ही पूछा गया था। ठीक, खराज, खुम्स, जजिया, जकात, ये 4 प्रकार के कर इसने लगाए थे। ठीक है, 4 प्रकार के कर लगाए थे। खुम्स मतलब होता है युद्ध में लूट का माल। ठीक, 24 कष्टदायक करों को इसने हटा दिया था और 4 कर लगा दिए थे उसके बदले में। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? इसी ने करी थी। ठीक है, फिरोज तुगलक ने। ठीक, और दीवाने खैरात जो है वो किसके लिए था? तो फिर जो है अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए था, विधवाओं के लिए था और लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात था। ठीक, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या की बात की जाए तो इसी के पास थी, मतलब इसी समय फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक दास थे। लगभग 1,80,000 जो है दास इसके पास थे। दासों की देखभाल के लिए क्या करता था ये? फिरोज जो था, फिरोज शाह तुगलक, एक नए विभाग की स्थापना कर दी थी इसने, दीवाने बदगान। तो दीवाने बंदगान एक जो है नया विभाग बनाया था जिसके तहत जो है 1,80,000 जो दास थे उनकी क्या की जाती थी? निगरानी रखी जाती थी उनकी, मतलब उनको उनको देख रेख करी जाती थी उनकी। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। इसकी आत्मकथा किसकी, मतलब इसकी जो है आत्मकथा कौन है? तो फतुहात फिरोज शाही, फतुहात फिरोज शाही जो है इसकी आत्मकथा है। क्या है? इसकी आत्मकथा है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगवाया? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज को सल्तनत युग का अकबर किसने कहा? तो एल फिंस्टन ने क्या कहा? ये इतिहासकार हैं, पाश्चात्य इतिहासकार, इन्होंने कहा, एल फिंस्टन ने, कि फिरोज शाह जो तुगलक थे ये सल्तनत युग के अकबर थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की संभावित आय व्यय का चिट्ठा तैयार करना फिरोज का एक महत्वपूर्ण कार्य था। उसने उसने किस अनुभवी राजस्व पदाधिकारी से यह कार्य कराया था? तो किसने? ख्वाजा हिसामुद्दीन से करवाया था, ख्वाजा हिसामुद्दीन से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम, मतलब कालक्रम है या समय काल है? ठीक, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन काल का। ठीक, देखते हैं। तो जो लास्ट वाला, बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ठीक, ये सीरियल से है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? विनिमय का माध्यम बहलोल लोदी। तो सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान, मतलब लेन देन करने के चीजें, जैसे कि किस मुद्रा का प्रचलन था? तो ये मुद्रा सुल्तान, मतलब एक सुल्तान था बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी जो था, उसी बहलोल लोदी कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को गद्दी पर बैठा बहलोल शाहगाजी। ठीक, इसकी जो मुद्रा थी ये अकबर के समय काल तक भी चलती रही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन किन्नर था? तो कौन किन्नर था? तो कौन किन्नर था भैया? मलिक काफूर जो था वो किन्नर था। ठीक है, और चाहे मलिक सरवर यहाँ पे लिखा है, ठीक, यहाँ पे नीचे लिखा ऑप्शन डी, तो मलिक काफूर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? इब्राहिम लोदी जो था वो गुलाम वंश का नहीं था। बलबन, इल्तुत मिस्र और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कौन थे? गुलाम वंश के थे। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, और गुलामों का गुलाम किसको कहा था? बलबन को कहा था गुलामों का गुलाम। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा नहीं होता? इब्राहिम लोदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी कौन थे? लोदी कौन थे? अफगान थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में मतलब किस वंश ने तुर्की अमीरों को हमेशा के लिए राज्य सरकार से अलग किया था? तो लोदी ने अलग किया था। ठीक, तो इतने प्रश्न आपने देखे, सब बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, तो सारे जो है शासकों से संबंधित समझ लिया। बस यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और कहीं से नहीं। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। उसके बाद में एग्जाम देने जाइएगा तो हमने जो बीच बीच में बातें बताई हैं आपको, वो आपको क्लियर हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई प्रश्न छोड़ करके वहां से आएंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, आराम से रहिए, देखिए वीडियो। और ध्यान रखेंगे, एक सूचना आप लोगों के लिए ये है कि
सोशियोलॉजी, हिंदी और जियोग्राफी, अगर ये सब सब्जेक्ट लिए हैं, अगर आप जो है गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इन सभी से संबंधित वीडियो अपलोड है किस चैनल पर, तो जो है इस चैनल पर कुछ वीडियो अपलोड होते हैं। बाकी पूरा का पूरा जो है गृह विज्ञान का कोर्स जो है बीए क्रेकर के यूट्यूब चैनल पर, यानी बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट हो चुका है। तो वहां से आप जाकर के बीए से संबंधित गृह विज्ञान के कोर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक। और आप जो है यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, हिंदी के, सोशियोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस के, इन सभी के, तो इन सभी को आप देख लीजिएगा। ठीक, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।